अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद उसको इंस्टॉल लगा लेंगे और तब तक के अपन यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लेंगे। हाँ, हो जाएगा जल्दी। हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी रहेगी। कोई भी बड़ी कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास जो डेटा जनरेट हो रहा होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, वो हजारों करोड़ों कस्टमर, हजारों ऑर्डर कर रहे हैं, लाखों कस्टमर हो सकते हैं। अब इतना बड़ा जो डेटा जनरेट होता है, उसको स्टोर और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब एक सिंपल से अगर अपन सोचे कंप्यूटर में इसकी फाइल में स्टोर कर लिया जाए एक्सेल वगैरह में, तो ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए फिर बहुत बड़े बड़े सर्वर लगते हैं। एक सर्वर क्या होता है? सर्वर आप स्टार्टिंग में ऐसे समझ सकते हो कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकता है, कि कई सारे हाई एंड कंप्यूटर्स को सामने एक रैक पे क्लस्टर कर दिया जाता है, तो ये कई सारे कंप्यूटर्स हैं, तो ये अपना सर्वर होता है। और इस टाइप के बड़े कंप्यूटर में, अब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, इस ज़्यादा स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है। तो फिर इसमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इतने करोड़ों डेटा को बहुत इजीली सर्वर पे हैंडल कर सकता है। वो डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकता है, जब सर्वर समय आने पे रिट्रीव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस बेसिकली डेटा को मैनेज करने के लिए अपना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, उसे अपन इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ये अपना क्या बन जाता है? अपना डेटाबेस। ठीक है। अब ये जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट से जो जितना भी डेटा आ रहा है, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होकर हैंडल होता है। जरूरत पड़ने पे अपन इसी डेटा को यूज करते हैं रिपोर्ट वगैरह सब बनाने में। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये होते हैं अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है that allow user to create, maintain and manage database। जो डेटाबेस अभी अपना बनाया, उसको बनाने में, मेंटेन करने में और मैनेज करने में मदद करते हैं सॉफ्टवेयर। द डेटा, it act as a interface between the database and the user। The application provide features to store, organize, retrieve and update information efficiently and securely। ठीक है, डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। इसमें इसका मतलब क्या होगा? एक्ट एज अ इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर का मतलब क्या रहेगा? ये था अपना डेटाबेस। ठीक है। और ये आप है। ठीक है, आप अपने लैपटॉप में अकाउंट वगैरह बना रहे हो, तो अपन ने अकाउंट जैसे ही बनाया उनकी वेबसाइट पे, तो अपना डेटा किसके पास जाएगा? ये जाएगा डीबीएमएस के पास। और डेटाबेस मैनेजमेंट ये जो सॉफ्टवेयर है, ये फिर हैंडल करता है कि इसे किस मेमोरी पे जाके स्टोर करें। आपने अपने ऑर्डर करे, या फिर जो पर्सन डिलीवर करने वाला है आपको, उसको आपका एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस कौन रिट्रीव करेगा? डेटाबेस। और फिर ये उस सर्वर को दे, उस पर्सन को दे कि ये लो, इसका एड्रेस चाहिए, यहाँ पे जाके इसको डिलीवर करना है। तो ये क्या करता है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो आपके और सर्वर के बीच में काम करेगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो यहाँ पे जाएगी और वो सर्वर को ये हैंडल करेगा। ध्रुवा, आपको अ, अपन ने अभी डीबीएमएस स्टार्ट किया है, डेटाबेस। तो आप क्या करो, यस सर। यहाँ पे इंटरनेट पे जाना, गूगल पे, और माई एसक्यूएल डाउनलोड को सर्च करना रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा मैकबुक में?
अब मैकबुक में है ना आपका, इसको देखना पड़ेगा मैक के लिए इंस्टॉलर है कि नहीं यहाँ पे। एक्चुअल मैं में एक होते बार जाते हैं चेक बट कर लेती हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें दिखा तो रहा है वैसे। मैकबुक के लिए रहता तो है। हाँ दिखा रहा है इसमें भी इंस्टॉलर, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर हो हाँ, जाएगा तो कर लूंगी। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ यहाँ पे आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर्च करना। मेरे लैपटॉप ठीक में है। तो नहीं होगा। आप जाना माई डाउनलोड की पहली वेबसाइट पे, डाउनलोड। और ये वाले लिंक को फोकस करना। माई कम्युनिटी डाउनलोड वाला फोल्डर होना, मतलब वो होना चाहिए टाइटल, हाँ कम्युनिटी एडिशन है ये कुछ। कम्युनिटी डाउनलोड्स। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगी। आपका कौन से वाले पे आए हो आप? आपका ऐसे ओपन हुआ होगा तो थोड़ा सा नीचे जाना। अच्छा, आप कम्युनिटी एडिशन पे चले गए, इसमें नहीं जाना। हाँ। इसके नीचे एक मिलेगा कम्युनिटी, हाँ यही वाला है, ये वाला माई हाँ कम्युनिटी एडिशन के सेकंड नीचे। वाला ही खोला मैंने, फिर इस हाँ, पे अलग अलग आ रहे हैं। इसमें दिख रहा है क्या यहाँ पे जैसे माई डाउनलोड फॉर विंडोज हाँ दिख रहा है? ये सेम ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा सेम ही है है, ना? सेम ऐसा ही है। तो इसी पे हाँ। जाना आप, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्राई करके देखना कि यहाँ पे आपके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ओएस आ रहा है क्या। यही आ रहा है मुझे तो, विंडोज एमएसआई इंस्टॉलर, जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वही वाले हैं। अच्छा, यही दो दिख रहे हैं ना बस? हाँ मेरे पुराने लैपटॉप में ऑलरेडी एसक्यूएल है, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर वो चालू हो जाएगा तो मैं वो ले आऊंगी। हाँ, वो उसमें ट्राई कर एसक्यूएल और सकते हैं। पाइथन दोनों है। अच्छा, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे आप एक वीडियो सर्च करके कि माई हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल इन मैक ओएस, तो वो आपको ठीक है पूरा ठीक है, गाइड मैं कर देगा। डन डन। ठीक ठीक है। है, अभी अपन इसकी थ्योरी वगैरह देख लेते हैं, फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर सेम, बस नेक्स्ट, फिर वही सेम। पासवर्ड रख दो 1234, और इसके नीचे चेक करने वाला भी 1234, बस नेक्स्ट, फिर बस यही करते रहो, सेम, फिर से। ठीक है, आप लोग को डीबीएमएस समझ में आया? अब डीबीएमएस जो डेटाबेस होता है, इसके इसको अपन दो टाइप से देख सकते हैं। जो भी डीबीएमएस रहेगा, कौन सा, ये किस टाइप के डेटा पे काम करते हैं। एक ऐसा डेटाबेस जो स्पेसिफिकली टेबल के टाइप के डेटा को हैंडल करता है। टेबल का डेटा कैसा, जैसे कस्टमर के रिकॉर्ड है, ऑर्डर्स की डिटेल है, ये टेबल्स के फॉर्म में। जैसे एक ऑर्डर टेबल है, एक कस्टमर टेबल है आपका, इन टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है, जो कि अपन ने पावर बी में चेक किया था। तो ऐसा डेटा जिन टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशन होता है और वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, वो एक स्पेसिफिकली आरडीबीएमएस में स्टोर होते हैं, मतलब आरडीबीएमएस कहा जाता है उनको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रिलेशनल का मतलब होता है कि चीजें टेबल के फॉर्म में है और टेबल के बीच में आपस में रिलेशन है। तो इस टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर लगता है। और डेटाबेस जो दूसरे तरीके के डेटा को स्टोर करता है, वो कहलाता है एक नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स वगैरह है। नेटफ्लिक्स को क्या स्टोर करना है, नेटफ्लिक्स को उसकी मूवीज स्टोर करना है। तो मूवीज टेबल के फॉर्म में नहीं होती, मूवीज एक फाइल के फॉर्मेट में रहेगी। सॉन्ग्स वगैरह हैं, वो भी फाइल हैं। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो फाइल और डॉक्यूमेंट में होती हैं, जो बहुत ज्यादा स्टोरेज वगैरह लेती हैं, वो एक स्पेसिफिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस में जाके स्टोर होते हैं। अपन को जो पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा आरडीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर जो है, वो अपन ने मान लो इंस्टॉल कर लिया, बट उसको रन कैसे करते हैं, मतलब उसे चलाते कैसे हैं। उसको चलाने के लिए आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है।
और वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कमांड के थ्रू, और ये कमांड लिखी जाती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो कहलाती है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू अपन कुछ कोड करते हैं। ये जैसे कुछ लाइन का अपन ने कोड किया, और ये कोड अपन फिर इस सॉफ्टवेयर को देते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फिर मेमोरी में जाके उसको हैंडल करता है। अब ये जो एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के डेटा पे काम करने के लिए बनी है, टेबल के डेटा पे। इसलिए जो RDBMS है वो एसक्यूएल का इस्तेमाल करेगा। और ऐसा डेटाबेस जो फाइल और फॉर्मेट पे काम करता है, जो टेबल के फॉर्म में नहीं है, वो एसक्यूएल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसको नो एसक्यूएल डेटाबेस कहा जाता है, या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उनको कहा जाता है ये, या फिर ये। ठीक है, हाँ फिनिश कर दो और फिर वापस सेम। हाँ फिर वही अब नीचे जो पासवर्ड लिखा है ना, उस पर 1 2 3 4 डाल के चेक कर लो, और नीचे ये ग्रीन कलर आ गया, बस नेक्स्ट, और बस फिर वापस करो। हो गया, फिनिश कर दो, फिर वही सेम, और इन दोनों को अनटिक कर दो, ये जो ऊपर दोनों ऑप्शन है ना, और फिनिश कर दो। ठीक है, अब सब कुछ कट कर सकते हो गया इंस्टॉलेशन। अपन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इसको ओपन करना होगा। ठीक है, इनको रीड करके देखो आप लोग। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A relational database management system is a type of database that store data in tables, also called relations, which are made up of rows and columns. Each table represents one type of entity, like student, product, orders, and the table can be linked or related, जो अपन ने tables को connect किया, to each other using keys like primary key and foreign key, मतलब वो similar columns। फिर अपन ने देखा कि रिलेशनल डेटाबेस पे काम कैसे किया जाता है। तो रिलेशनल पे काम किया जाता है एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि ये टेबल के स्ट्रक्चर पे ही काम करती है। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, मतलब एक टेबल के पे आप क्वेश्चन पूछते हो, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कही जाती है। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, किससे करते हैं? ये रिलेशनल डेटाबेस से काम करते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, जैसे आप सोचो कि ये एक एट द एंड एक सॉफ्टवेयर है। अब बहुत सारी कंपनी है जो अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे एक RDBMS जो है, ये एक गूगल ने भी बनाया होगा। एक उनका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। एक और भी कंपनीज हैं, ठीक है, XYZ, बहुत सारी कंपनीज हैं। इनमें एक कंपनी है, मतलब एक और सॉफ्टवेयर है, और ये है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है, एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। तो अब आप सोचो कि हर सॉफ्टवेयर अलग तरीके से काम कर सकता है। जैसे ये एक अलग तरीके से काम कर सकता है, ये एक अलग तरीके से, ये एक अलग तरीके से। बट मान लो कोई पर्सन को यहाँ से इस्तेमाल किया, फिर कभी कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़े, तो उसे बहुत कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए जो एसक्यूएल बनाई है, एसक्यूएल को इस तरीके से बनाया गया कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आज मेरे को अगर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है,
तो भी मैं एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल की क्वेरी ही लिखूंगा। अगर मेरे को इस पे वर्क करना है तो भी वही सेम कोड रहेंगे, और इस पे काम करना है तो भी वही सेम कोड। ताकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को आप एक बार सीख लो तो आप दुनिया के किसी भी डेटाबेस पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसलिए इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है माई एसक्यूएल का केस, कि माई एसक्यूएल क्या है। माई एसक्यूएल इज अ ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, और कैसा, एक ओपन सोर्स। ओपन सोर्स होने का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ बिल्कुल सही। ओपन सोर्स होता है फ्री, मतलब इसको बनाया गया है फ्रीली, आप इसे यूज कर सकते हो, इसे कमर्शियल यूज में भी फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली डाउनलोड करो। और ये क्या है, एक RDBMS है, मतलब टेबल्स के फॉर्म पे काम करेगा। दुनिया में जितने भी डेटाबेस हैं, जितने भी अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर जिसके पास है, वो यही सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल। उसके बाद फिर बाकी के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसलिए अपन माई एसक्यूएल को सीख रहे हैं। दुनिया भर की जितनी भी मेजर वेबसाइट्स हैं वो सब माई एसक्यूएल हैंडल कर रहा है। और दुनिया में कई सारे और हैं सॉफ्टवेयर, जिनमें एक बहुत ज्यादा फेमस है, ओरेकल। ओरेकल का नाम शायद आपने सुना होगा। ओरेकल जो है, ओरेकल भी डेटाबेस बनाता है, और ओरेकल के जो डेटाबेस होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूज में लिए जाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको बहुत सिक्योर डेटाबेस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे डेटाबेस चाहिए होता है, तो ओरेकल देता है। और ये जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल को भी अभी ओरेकल ही मैनेज कर रहा है। ओरेकल का खुद का भी डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस। तो ओरेकल का तो खुद का है, वो पेड है, वो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, बट एक उनका ही फ्री वर्जन है ये माई एसक्यूएल। ठीक है, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़े मेजर प्लेयर्स हैं डेटाबेस में, वो उनमें से एक ओरेकल ही है, जो टॉप। फिर बाकी के माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है, फिर ये सब आता है। कई बार एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में अंतर क्या होता है। तो अब आप बता सकते हो कि एसक्यूएल क्या है और एक माई एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है, क्या क्या होंगे? कौन? माई एसक्यूएल, हाँ। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, और एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये सॉफ्टवेयर इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है डेटा को हैंडल करने में। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा इसमें, कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को हैंडल करता है, और डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर अपन देखते हैं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अभी अपन ने इसकी बात करी थी, नॉन रिलेशनल ऐसा डेटाबेस जो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं करता, बाकी सब फॉर्मेट में करता है, चाहे वो फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कैसा भी। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑल्सो नोन एज नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल किस लिए? क्योंकि इसमें एसक्यूएल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। टाइप ऑफ डेटाबेस दैट डज नॉट स्टोर डेटा इन ट्रेडिशनल टेबल्स, मतलब डज नॉट स्टोर डेटा इन ट्रेडिशनल टेबल्स, मतलब टेबल में रो कॉलम में स्टोर नहीं करता। इंस्टेड इट स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स। अब वो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट कुछ भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, की वैल्यू पेयर, वाइड कॉलम, ग्राफ, डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस टाइप। किस टाइप का डेटा वो के लिए बनाया, उस किस टाइप को स्टोर करता है। इनकी खासियत होती है, और क्या खासियत होती है, कि दीज डेटाबेस आर डिजाइंड, मतलब इनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो हैंडल कर सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। ये जो टेबल होते हैं ना, टेबल को स्टोर करने के लिए इतना डेटा नहीं चाहिए होता।
कुछ 1 जीबी में तो कितना ही बड़ा डेटा स्टोर हो सकता है, बट उसी जगह सिर्फ मूवीज स्टोर करना है, तो आप सोच सकते हो सिर्फ एक सिंगल मूवी 1 जीबी से ज़्यादा का स्टोरेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम में डेटा, अब नेटफ्लिक्स में तो हो सकता है लाखों में मूवीज है, तो अब लाखों का डेटा स्टोर करना हो, लाखों मूवीज का, और वो भी एक HD में, हाई डेफिनेशन, या फिर अब तो और फुल HD में भी स्टोर होता है, 4K में भी होता है। तो एक 4K की फाइल ही बहुत बड़ी होती है, तो ऐसी अगर हज़ारों मूवीज़ होंगी तो कितना बड़ा स्टोरेज रहेगा। तो इस टाइप की लार्ज वॉल्यूम एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में अंतर ये होता है, स्ट्रक्चर्ड टेबल के फॉर्म में जो डेटा होता है उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जो टेबल में नहीं होता है, मतलब एक पेन ड्राइव में 100 मूवीज रखें तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड है, बस 100 लोगों के अकाउंट का डेटा एक टेबल में रखा हुआ है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब जो दोनों का मिक्स हो, कुछ टेबल में रखा है कुछ बाहर रखा है, ऐसा टाइप। प्रोवाइड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, आपने कभी ऐसा सुना है कि इसका बिजनेस तो बहुत स्केल कर रहा है, मतलब बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं कि ये बहुत स्केल कर रहा है। एक ऐसा डेटा जो बहुत इंक्रीज हो रहा है, उस टाइप के डेटा को भी ये बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। इसका मतलब अगर कंपनी में आज मेरे को कुछ थोड़ा सा डेटा रखना रहा, 100 GB का मोबाइल मतलब इंफॉर्मेशन रखना, बट कल को अगर मेरी नीड बढ़ गई, 1000 GB का करना रहा, तो ये बहुत इजीली स्केल हो सकती है चीज़ें, ये वाला डेटाबेस। दूसरा, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहती है, हज़ारों लोग भी अगर इसको एक्सेस कर रहे होंगे डेटा को, तो बहुत हाई स्पीड में डेटा सबको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है किसके लिए? नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नेक्स्ट अपन और देखते हैं कि मान लो आपके पास ये डेटाबेस है, ये आप हो और ये आपके कस्टमर्स। अब इतने सारे कस्टमर्स थे, तो इनका डेटा आपको क्या करना है? मैनेज करना है। अब उस मैनेज करने में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप बता सकते हो, सजेस्ट सोच सकते हो कि एक डेटाबेस के साथ आप क्या क्या करोगे। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने को इसमें स्टोर करना पड़ेगा। हो सकता है कि कस्टमर की डेटा को आपने लिखा है, मतलब डेटा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और क्या करना पड़ सकता है? और क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो? क्या बस डेटा स्टोर ही करने के लिए अपन बनाते हैं डेटाबेस? और क्या? हाँ, हाँ, एनालाइज करने के लिए अपने को डेटा वापस चाहिए रहेगा अपने पास, तो उसे कह सकते हैं रीड। और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप? मान लो कभी कस्टमर ने बोल दिया कि मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर चुका हूँ, तो फिर आप क्या करोगे? चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पुराना फ़ोन नंबर अपने को यहाँ से चेंज करना है। इसको कहते हैं अपडेट। और एक और ऑपरेशन हो सकता है, अगर कोई बोलते कि मेरा अकाउंट क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने? इस रिकॉर्ड को जो पहले से ही है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एक डिलीट हो जाता है। तो ये चार फंडामेंटल, ये चार ही टाइप के ऑपरेशन आप यूजुअली करते हो: डेटा को स्टोर करना, ज़रूरत आने पे अपडेट करना, उसे डिलीट करना, और ज़रूरत आने पे उसे देखना तो रीड करना। तो ये जो चार मेजर बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इन्हें CRUD ऑपरेशन किया जाता है: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, CRUD ऑपरेशन refers to फोर बेसिक functions used to interact with a database। मतलब ऐसे चार बेसिक काम जो डेटाबेस पे आप किए जाते हैं, वो होता है: एक तो क्रिएट, डेटा को बनाना; रीड, डेटा को देखना; अपडेट करना; और उसको जरूरत पड़ने पे डिलीट करना। अब फिर ये कैसे किए जाते हैं, ये अभी अपन नीचे आते वक्त करेंगे।
अब अपन देखते हैं कि ये सारे काम करने के लिए जितना भी CRUD ऑपरेशन है, इन सभी कामों को करने के लिए आपको डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये अपन ने देखा कि एसक्यूएल के थ्रू किए जाते हैं। तो एसक्यूएल का यूज करके आपने एक प्रोग्राम लिखा और एक प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट लिखी, एक कमांड लिखी कि एक नया टेबल बना दो कस्टमर के नाम का, जिसमें मैं कस्टमर नेम और उसके एड्रेस को स्टोर करूँ। ठीक है, और ये कमांड लिख दी। अब ये कमांड क्या करी, आपने टाइप करी और ये टाइप किसको भेज दी, ये टाइप आपने डेटाबेस को भेज दी, तो उसने काम कर दिया। कभी आप कुछ और काम करा सकते हो कि ये डेटा को अपडेट कर दो, इस डेटा को यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स हो सकती हैं। तो जितनी भी टाइप की कमांड्स हो सकती हैं, इनको अपन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सी कमांड किस टाइप का काम करती है। इसलिए इन्हें कहा जाता है टाइप्स ऑफ कमांड, कि आप किस किस टाइप के इंस्ट्रक्शन डेटाबेस को दे सकते हो। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले डीडीएल से। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, हाँ ध्रुव ऑनलाइन। ये जो डीडीएल टाइप की कमांड्स होती हैं, इन कमांड के अंदर क्या क्या होता है, इन कमांड के अंदर आप डेटा को बेस को इंस्ट्रक्शन देते हो कुछ नया बनाने के लिए। इसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब कि नया टेबल बनाओ, उस टेबल में नए कॉलम को ऐड करो, उस कॉलम को हटा दो। मतलब जो भी स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है वो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप डेटाबेस दिखता कैसा है इमेजिन करने के लिए आप इसको एक और चीज समझना। डेटाबेस जैसा आप सोचते हो वैसा काम नहीं करता। अगर आप सोचो कि डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बस डेटा उठाया और डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता। ये आपको अपना डेटा को स्टोर करना है, और यहाँ पे डेटाबेस है। बट ये डेटाबेस कंप्लीटली अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अपन डेटा को स्टोर कर सकें। ये जो बड़ा सा कंटेनर बनाया है, इसी के अंदर आप डेटा को जाके स्टोर करते हो। और ये जो कंटेनर होता है, इसको कहा जाता है डेटाबेस। मतलब एक टाइप की बकेट है, एक टाइप का कंटेनर जिसके अंदर डेटा जाएगा। उसके बाद क्या इस पे डेटा जा सकता है, तो अभी भी डेटा इस पे नहीं जा सकता, ये कंटेनर अभी खाली है। इस कंटेनर में पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये एक्सेल जैसा नहीं है कि शीट बनी बनाई मिल गई, इसमें डेटा जाके और लिख दिया। तो मेरे को अगर पता है कि मेरे को कस्टमर का डेटा को स्टोर करना है, तो मैं कस्टमर के लिए टेबल बनाऊंगा कि क्या क्या स्टोर करूंगा। मैं पहले से बताऊंगा, देखो मैं कस्टमर का नेम स्टोर करूंगा, उसकी एज वगैरह, उसका मोबाइल नंबर एंड एक्सेट्रा। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर कभी भूल गया कि अच्छा कस्टमर का ये भी तो स्टोर करना था, तो ये नया कॉलम बना दिया। तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर बनाने पे काम है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में चेंज किया। तो ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है वो डीडीएल के थ्रू होता है। दूसरा आता है डेटा को मैनेज करना। अब मेरे पास स्ट्रक्चर तैयार है, अब मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस कस्टमर का रिकॉर्ड है, जो रोहन है उसने इतने परचेज कर रहा है, सब कर रहा है। तो अब डेटा को स्टोर किया। तो डेटा पे जब काम करा जाता है, तो डेटा पे सारा काम डीएमएल पे किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को स्टोर करना, वहां से हटाना, उसको अपडेट करना। ये सारी चीजें डेटा पे, जो इतना भी डेटा पे काम होता है, वो सब डीएमएल पे। स्ट्रक्चर पे जितना काम होता है वो डीडीएल पे होता है।
अब मान लो, अब मैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए बैठ गया यहाँ पे। अब रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे को पिछले सारे महीने के रिकॉर्ड चाहिए। तो पिछले महीने के सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएं, उसके लिए जो क्वेरी करेंगे उसको कहते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब एक क्वेश्चन पूछना। कलेक्ट डेटा, डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर फेच करने के लिए आप DQL का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तीन सबसे मेजर होती हैं जिनका अपन इस्तेमाल करेंगे, जिनको अपन सीखेंगे। इसमें इस्तेमाल करने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ DQL पे ही काम करेंगे, क्योंकि आप एज अ डेटा एनालिस्ट तैयारी कर रहे हो। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को फेच करके रिपोर्ट बनाने का। अब कंपनी में आप तभी जाओगे जब डेटा कंपनी के पास पहले से है, तो कंपनी का डेटाबेस भी पहले से बना हुआ होगा, टेबल्स भी बने हुए होंगे, टेबल में डेटा भी पहले से ही मिलेगा। आपको तो उसको फेच करना है, तो ना आपको DDL की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ पड़ेगी तो इन कमांड्स की। अब कुछ चीजें और हैं, वो देखते हैं। डेटाबेस जो होता है वो किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह काम नहीं करता। मतलब अगर मैं रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ और गलती से मैंने इस रिकॉर्ड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रोल Z करके अपन डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। कंट्रोल Z यहाँ पे काम नहीं करता। जो भी एक्शन होगा वो परमानेंट होगा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा टेबल था कस्टमर के ऑर्डर का, मैं चाहता था कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, बट गलती से मेरे से कुछ गलत क्वेरी हो गई और गलती से पूरा ही डेटा डिलीट हो गया। तो मैं वहां पे कंट्रोल Z करके वापस पूरा डेटा को नहीं ला सकता। तो ये थोड़ा रिस्की होता है डेटाबेस पे काम करना। इसलिए कुछ कमांड बनाई गई जो इस टाइप की मिस्टेक्स को रोक सकती है। ठीक है, इनको कहा जाता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का वही जो अपन समझते हैं, पैसे किसी को भेज दे तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसका मतलब अपने पास जो अमाउंट है वो अपन ने किसी और को भेज दी तो ये एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे अपने पास अपन एक क्वेरी डेटाबेस तक भेज दी तो ये एक ट्रांजैक्शन है। तो क्वेरी एक बार डेटाबेस तक पहुंच गई, इसका मतलब वो एक्शन परमानेंट हो गया। तो आपकी कौन सी क्वेरी डेटाबेस तक जा रही है, कौन सी परमानेंट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर TCL लैंग्वेज का अपन यूज करेंगे। मतलब जब तक इसको इस्तेमाल कर रहे हो तब तक अपन डेटा को अंडू कर सकते हैं, और अगर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो हर चीज परमानेंट होती है। हालांकि इसमें और डिटेल होंगी, अपन और डिटेल आगे जाके देखेंगे। अभी तो सिंपल फॉर्म में समझने के लिए इसी को ऐसे ही देखते हैं। और एक लास्ट और होती है DCL। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो डेटा को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब डेटा पे कंट्रोल होने का मतलब क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि डेटाबेस जो है उसमें सभी लोग काम करेंगे। कंपनी का एम्प्लॉय भी काम करेगा, कंपनी का CEO भी काम करेगा। कस्टमर जब अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट की डिटेल भी वही डेटाबेस पे स्टोर कर। अब CEO ने कस्टमर का प्रॉफिट टेबल जो है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या नया एक्शन लेना है ये, और एक कस्टमर है, तो क्या कस्टमर इस टेबल को देख सकता होना चाहिए? कि कस्टमर को इतनी प्रायोरिटी, इतनी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो प्राइवेट फाइल से प्राइवेट डेटा को देखे। एक एम्प्लॉय जो देख सकता है डेटा बट इसको कुछ चेंज ना करे ये, तो ये जो परमिशन वाला काम होता है कि किसको कितनी परमिशन है, कौन क्या देख सकता है, कौन किसको कितना एक्सेस है, कौन चीज़ों को चेंज कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन अपडेट कर सकता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए फिर DQL का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, तो ये सारे कमांड्स हैं टाइप ऑफ, कि डेटाबेस में कितने काम होते हैं। DDL जो क्रिएट ड्रॉप
DML चेंज करने के लिए TCL, जो अंडू वगैरह करने के लिए DQL और DCL। ठीक, अब अपन डायरेक्टली चलते हैं कोड करने में। अब अपन कोड वगैरह करेंगे और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके लिए जो अभी अपन ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है MySQL, उसका अपन यूज़ करेंगे। MySQL दो तरीके से चल सकता है। एक चलेगा कमांड लाइन पे, इसमें ब्लैक स्क्रीन पे आपको एक एक लाइन करके कोड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने को इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अपन इस्तेमाल करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI वाला सॉफ्टवेयर, जो कि एक वर्क बेंच है। इसमें अपने को ग्राफिकली एक पेज मिलेगा, उसमें अपन कोड कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सूटेबल अपने जैसे काम के लिए। तो अपन इसके GUI को इस्तेमाल करेंगे, जो कि वर्क बेंच रहेगा। तो आप लोग सर्च करना MySQL वर्क बेंच इस सॉफ्टवेयर। हाँ, इसको स्टोर मतलब यहाँ पे इस पे जाओ, यहाँ पे शायद स्टोर रिसेंटली एडिट पे ही मिल जाएगा आपको। हो गया ओपन। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने दो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आएंगे, उनको तो कट कर देना आप, उनकी कोई जरूरत नहीं। वेलकम वगैरह पेज का आएगा, तो यहाँ पे कट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो मेन ऑप्शन है अपना, ये है डेटाबेस से कनेक्ट करने का ऑप्शन। अपन एक प्रोफाइल बनाई थी, रूट प्रोफाइल है, इस पे क्लिक कर दो आप। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप डेटाबेस से कनेक्ट रहोगे भाई। अब इसने कनेक्शन स्टैब्लिश करे, आपसे वो पासवर्ड मांगेगा जो रखा था। अब मैंने पहले से सेव कर दिया था, तो मेरे से नहीं मांग रहा। आपका कुछ इस तरीके का ओपन होगा। इस वाले सेक्शन का अपने को कोई काम नहीं है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, इस वाले सेक्शन को। इसको इस बटन से ऑफ कर दिया। आप देखोगे कि आपको एक वाइट कलर का एक एम्प्टी पेज मिल रहा है। यहाँ पे अपन अपने कोड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट तरफ में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक स्कीमास का। अपन को स्कीमास की जरूरत रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है, तो स्कीमास वाले पे आप क्लिक कर देना। इसमें हुआ तो आपको कुछ ऐसे ब्लॉक दिखेंगे। ये जो दिख रहे हैं ये स्कीमास, अपन ने देखा था कि स्कीमास का दूसरा नाम क्या होता है, डेटाबेस या डेटा मॉडल। ठीक है, अपने यहाँ पे ये सारे डेटा मॉडल हैं। आपके इसमें SYS करके कुछ दिख रहा होगा, और बाकी के सारे नहीं दिखेंगे, ये सब तो बनाए हैं। तो ये सारे वो कंटेनर है, मतलब एक DB नाम का कंटेनर है जिसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया है। DB2 करके कंटेनर है, ये सब कंटेनर्स हैं। एक कंप्यूटर में कितने भी कंटेनर आप बना सकते हो, जितने आप बनाना चाहो। ठीक है, अब जब अपन इस टाइप से कुछ क्वेरी लिखेंगे, इसको कहते हैं क्वेरी। और इस क्वेरी को जब रन करेंगे, मतलब MySQL को देंगे, तो वो या तो रन होगी या तो नहीं होगी। तो ये रन हुई या नहीं हुई, इसका मैसेज अपने को नीचे वाले सेक्शन में बताता है, आउटपुट। अगर आपको ग्रीन कलर का एक टिक मिल रहा है, इसका मतलब वो सक्सेसफुल हुई। और रेड कलर से क्रॉस मिल रहा है, इसका मतलब वो जो लिखा है अपने सक्सेसफुल नहीं हुई। अब वो क्यों नहीं हुई, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे मैसेज पे देगा। क्यों नहीं हुई, तो उसको पूरा रीजन बताता है कि क्यों नहीं रन। ठीक है, अब ये जो पेज आपको दिया गया है, ये पेज डेडिकेटेडली दिया गया है कोड करने के लिए। मतलब आपको इस पेज के अंदर कोडिंग ही करना होगा।
बट यहाँ पे आप देखोगे कई जगह पे क्वेश्चन भी लिखे हैं मैंने, क्रिएट अ डेटाबेस डीबी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और कोड एक साथ नहीं रह सकते, तो क्वेश्चन को सेपरेट बताना पड़ता है। और बताते कैसे हैं अपन, ये हैशटैग लगा, अगर आप हैशटैग लगा के कुछ लिखोगे तो ब्लू कलर की लाइन मिलेगी। ये अपन इसमें क्वेश्चन वगैरह, खुद के लिए नोट्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, इनको कमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन का जो डेटाबेस आपका ओपन हुआ है वो कंप्लीटली ब्लैंक है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, अपने पास कुछ भी नहीं है। तो अपन पहले एक कंटेनर बनाएंगे, इस कंटेनर का नाम रखेंगे डीबी, ठीक है, डेटाबेस। अब कंटेनर को बनाते कैसे हैं उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, क्रिएट। और क्रिएट क्या करना है, क्रिएट कुछ भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अपने को स्पेसिफिकली कंटेनर बनाना है डेटाबेस, तो अपने किया डेटाबेस को बनाओ और उसका एक नेम रख दो डीबी। और इस पूरी लाइन को एंड किया एक सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन ये बताता है कि अब अपना जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने पे अपने को एक सेमी कॉलन देना पड़ेगा। तो तो इतना। ये केस सेंसिटिव है क्या? नहीं, माइस्क्वेल केस सेंसिटिव नहीं है। तो हम मतलब कैप्स लॉक में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख हाँ, सकते हैं। एक्चुअल में ये जो अभी मैंने कमांड लिखी है, इस कमांड को आप ध्यान से देखो, इसमें क्रिएट ब्लू कलर से दिख रहा है और डेटाबेस ब्लू कलर से दिख रहा है। इनको हाँ। कीवर्ड कहा जाता है, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग माई एसक्यूएल को पता है। इसको क्रिएट का मतलब पता है कि क्रिएट देखते से वो समझ जाता है कि कुछ नया बनाना है। डेटाबेस देख के समझ में आ जाता है उसको कि अच्छा डेटाबेस बनाना है। बट ये जो डीबी है ये अपन ने खुद का नेम दिया है, ये अपन कस्टम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो नेम है ये बताता है, ये ब्लैक कलर से ये बताएगा कि ये अपना खुद का दिया गया नेम, ये कोई कीवर्ड नहीं है। माई एसक्यूएल में जो भी कीवर्ड होते हैं उनको कैपिटल केस में लिखते हैं। हालांकि लिखना जरूरी नहीं होता है, कैपिटल केस में इसको बस शो करने के लिए दिखाते हैं कि जो भी आप कीवर्ड लिखो उन्हें कैपिटल में लिखो और जो खुद के बनाए वर्ड लिखो उन्हें स्मॉल केस में लिखो। अपने को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन चाहो तो पूरा स्मॉल में लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल स्मॉल वापस कैपिटल फिर स्मॉल, तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसलिए फिर अपन क्या करते हैं, पूरा स्मॉल में ही लिख सकते हैं। लिख के देखा इतना लाइन, ये वाला, ये एल के जस्ट राइट साइड देखो एक बटन मिलेगी। हाँ सेमी कॉलन, वो सेमी कॉलन ही है। अच्छा ये डॉट नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि एक कमांड है, वो बस एक, वो ऑटोमेटिक है। जैसे ये कमांड है डॉट, इसको दिखा रहा है, अपने को बस इतना लिखना है, ये डॉट तो अपने आप दिखेगा आपको, हर एक कमांड पे एक डॉट दिखता है। लिख लिया इतना। अब लिखने के बाद इसको रन करना रहता है। रन करना मतलब इसको डेटाबेस को देना और डेटाबेस इसे मेमोरी में आके स्टोर करना। हाँ ठहरो तो, अच्छा आपने रन कर दिया? नहीं ठीक है, अभी अपन करते हैं। इसको रन नहीं किया अभी आपने। इसमें रन करने के लिए ऊपर आप देखोगे दो, ये जो शॉक जैसे बटन है ये दिए हैं। एक शॉक वाली बटन सिंपल है और एक के आगे वन लिखा हुआ है। ये जो वन वाली बटन है अपने को इसका यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली बटन एक समय पे एक क्वेरी को रन करती है, वन स्टेटमेंट एट टाइम। अभी अपन एक ही क्वेरी लिखी है, बट अगर मान लो एक पेज है बहुत बड़ा, उसमें 100 क्वेरी लिखी हुई है, और मेरे को क्या करना है, एक एक करके सबको रन करना है, पहले इसको देखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो फिर ये बाजू वाली बटन का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरी स्क्रिप्ट को रन करने की बटन है। मतलब ये ऑटोमेटिकली पहले से लेकर आखिरी तक सबको रन करेगा। बट अपन मोस्टली एक एक लिखेंगे तो अपन इसको रन करेंगे। इसको मैंने रन किया, तो आपके इसमें रन हो जाएगी, मेरे इसमें रन नहीं होगी। आपके इसमें ग्रीन कलर का टिक दिख जाएगा। क्या? एरर का मैसेज रीड करो। आपने क्या है ना, शिफ्ट प्लस कॉलन दबा दिया। ये वाला जो है ये वाला कॉलन है,
ये वाला, और आपने जो लगा दिया वो ये वाला लगा दिया, तो ये वाला लगा दो आप, ये वाला गलत है। ये कॉलन और ये सेमी कॉलन रहेगा। रन हो गई। अब आप लोगों की तो रन हो जाएगी, मेरी रन नहीं हुई, और मेरे रन ना होने के कारण जो है मैसेज ये दिखाता है। और मेरा मैसेज क्या दे रहा है, कांट क्रिएट डेटाबेस डीबी, डेटाबेस एग्जिस्ट। तो बहुत क्लियरली इंग्लिश में बताता है कि डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम नहीं बना सकते डेटाबेस। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझना, ऐसे करके क्रिएट कितने भी डेटाबेस बना सकते हो आप। अगर मैंने ऐसे 2 डेटाबेस बना दिए, ये बिजनेस के लिए था, ये बिजनेस ए के लिए बनाया मैंने और बिजनेस बी के लिए बनाया, और ये मैं हूँ। अगर आज मेरे को बिजनेस ए के डेटाबेस पे काम करना है, बिजनेस ए पे कुछ टेबल पे काम करना है, कुछ रिकॉर्ड एंटर करना है, तो मेरे को इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ता है, तभी मैं इस पे जाके कोई भी काम कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर हूँ तो मैं इस पे काम नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, निकल के इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। इसको कहते हैं डेटाबेस को यूज करना। और अभी अपन ए को यूज करना चाहते हैं, तो अपने को यूज ए लिखना पड़ेगा। यूज ए क्या करेगा, अपने को इसके अंदर ले जाएगा। अगर बी को यूज करना है तो अपने को यूज बी लिखना पड़ेगा, तो फिर वो अपने को बी के अंदर ले जाएगा। इसी तरीके से अपने यहाँ पे लिखा यूज डीबी, और यूज डीबी लिखने पे अपन डीबी के अंदर चले जाएंगे, जो भी अपने ऊपर क्रिएट किया। तो अब यूज डीबी करके कमांड को करके देखो। फिर वो आपका इंस्टॉल मिला आपको, फिर चल रहा है ये सब। सर मुझे मतलब माई एसक्यूएल तो नहीं, बट ये बता रहा है कि मैक के लिए एक एसक्यूएल लाइट करके कुछ आता है विच इज आल्सो सिमिलर, तो मैं उसका देख रही हूँ। अच्छा, एसक्यूलाइट, हाँ एसक्यूलाइट भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी सारे कोड सेम रहेंगे आपके। अच्छा, तो वो मतलब करके देखूं क्या इंस्टॉल, अगर चल रहा है उस पे तो? हाँ करके देख सकते हो, क्योंकि अपन ने देखा ना ठीक कि है। एसक्यूएल यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज करोगे तो भी काम करेगी। उसमें कई बार होता है बस थोड़ा 19-20 का हाँ फर्क आ सकता है, कि मान लो कुछ कोड में कुछ चीजें प्रॉब्लम देंगी, तो अपने को इंटरनेट पे देखना पड़ेगा कि एसक्यूलाइट में कैसे लिखते हैं उसे। ठीक है, उसने मुझे 3-4 ऑप्शन दिए थे, इसकी लाइट के अलावा भी एक आध दो और थे, बट मैं एक एक, बार ये वाला ट्राई करती हूँ, अगर ये नहीं आया तो दूसरा देखती हूँ। हाँ एसक्यूलाइट कर सकते हो, पोस्ट ग्रेस होगा शायद, हाँ, पोस्टग्रेस था और एक और कुछ तो भी और एक नाम मोंगो था डीबी मैं। टाइप का कुछ होगा। हाँ, मैं एक बार ये वाला ट्राई करती हूँ, वो हाँ नहीं ये हुआ तो वाला ट्राई फिर कर सकते दूसरा हो। देखती हूँ। और ये जो कोड वाली जो फाइल है, ठीक है, अगर आपको कभी मिस होता है तो गिटहब पे डाल के रखी है मैंने। गिटहब पे डेटाबेस के अंदर, ठीक है सर। मतलब फ्री डेटा सेट के अंदर आप एक फोल्डर देखना, माई एसक्यूएल क्लास फाइल, और ये जो माई एसक्यूएल क्लास फाइल्स रहेंगी, उसके अंदर ये कोड फाइल है आपकी माई एसक्यूएल क्लास फाइल। तो आप इंटरनेट पे ठीक है, इसे तो उससे खोल मैं के, रेफर कर हाँ लूंगी उसे फिर। खोल के आप है ना पूरा रीड कर सकते हो वहाँ पे, तो ये सारे कोड आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब यहाँ से लेके अपने कोर्स के एंड तक के सारे कोड अवेलेबल हैं। सर तो कल पावर बीआई पूरा खत्म हो गया था, मतलब जो हमने लास्ट टॉपिक करा था उसका खत्म हो गया फिर वो? हाँ वो डेक्स जो था ना, डेक्स लास्ट टॉपिक था। ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट समझाया था कि प्रोजेक्ट कैसे करना है, और वही सब कुछ जो पढ़ा है ना, वही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना था। तो फोल्डर के अंदर आपको दो प्रोजेक्ट, फोल्डर के अंदर दो लेंगे, तो वो दोनों को सॉल्व करना रहेगा बस। ठीक है, जैसे एक्सेल वाले प्रोजेक्ट से वैसे। हाँ जैसे एक्सेल के थे ना, बिल्कुल वैसे ही, वो भी ओके फोल्डर के ठीक अंदर है। मिल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अभी के लिए बस अपन इतना ही देखते हैं कि डेटाबेस को अभी अपन ने बनाया और उसके अंदर गए। अब नेक्स्ट क्लास से अपन इसके आगे का देख लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो है ये वाला पार्ट। इसमें एक रिफ्रेश बटन दिखेगी, रिफ्रेश कर दोगे तो पूरा अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद दिखने लगेगा।
हो गया इतना? ठीक है, ये रिफ्रेश का भी मैं कल बता दूंगा पूरा डिटेल में। और भी कुछ डिटेल्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लास का क्लास नहीं अभी तो नहीं है इसके बाद। ठीक है ध्रुवा, आप भी मतलब पूरा ट्राई करके देखना इंस्टॉल वगैरह, और इन कमांड को रन ओके करके सर, देखना। सेटअप हो जाता है तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर सकते ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हैं। अच्छा, अच्छा ये वाला, हाँ अच्छा बना है। कौन सा? अच्छा एक पेज में नहीं आ रहा था ना। हाँ, तो दो में सेपरेट करना पड़ा। हाँ अच्छा है, पूरा बन गया है। कोई काम। हाँ ठीक है, इसमें क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे ना यही वाले हो गए मीटिंग में। हाँ जो डेटा होता है ना उसमें ये सब कुछ चला गया जो बनाया। अच्छा, तो ये सेव करके रखना पड़ता है अब। ये तो अच्छा बनाया आप। वही हम पूछे थे कि आपके पास तो बड़े होंगे तो बने बनाए एक्सेल में नहीं बनाए अपने एक्सेल में है एक्सेल में AI थोड़ा बहुत चलता है, मगर वो पेड रहेंगे सारे। हाँ, एक्सेल में एक बहुत अच्छा AI है को पायलट, बट वो पेड वाले वर्जन पे सब वो क्रैक नहीं हो सकता। उसके लिए अपने को लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा कनेक्ट करके। हाँ वो अच्छा, तो फिर वो उनसे पूछ के देखना कि उसमें को पायलट वगैरह चल रहा है, तो 365 में तो है। इसमें आप ऊपर कॉर्नर वगैरह पे देखना, को पायलट जैसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे नहीं है ना, यहीं पे रहता है, होम के पास में रहता है ये। वो पता नहीं क्या है सीन इसका। हाँ एडॉन्स भी तो मिल जाएगा। ये आ गया ये वाला कर सकते हो, पहला वाला। हाँ उसे इजी हो जाती है, बट वो ये है कि थोड़ी वो लिमिट लगा के देते हैं अपन को। थोड़ा बहुत देर तक चलता है, फिर वो लिमिट खत्म हो जाती है, तो फिर वो बोलता है कि आप पे करो, इससे आगे यूज़ करो। बट आप एक्सप्लोर करने के लिए कर सकते हो शुरुआत में, तो इससे अच्छा होता है। आपने को बोला कि उस पे है गिटहब पे चेक करता रहा नहीं है ना गिटहब पे सारे। भाई अर्जुन ने बनाए थे नहीं अपन ने जो बनाए ना क्लास में, वो तो आपके वाले होंगे। हाँ भाई गिटहब पे मेरे वाले मिल जाएंगे आप।